अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद पीएसटी द वेरी फर्स्ट क्लास। और आज हम लोग द सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सब हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। अच्छा, द वेरी फर्स्ट थिंग इन द सिलेबस हमें ये चीज़ देखनी है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, हिस्ट्री जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 सेक्शन में नंबर फर्स्ट सेक्शन जो है वो इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं। एक सेकंड रुको, मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान होता है, जिसके अंदर इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या क्या आता है। मुगल एम्पायर आ जाता है, लैंग्वेजेस आ जाती हैं, और डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश का रूल आ जाता है, ब्रिटिश की एक्सपेंशन आती है। फर्स्ट सेक्शन होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके ऊपर हम लोग जो अपना रेशियो रखेंगे वो कम से कम 35% इंपॉर्टेंस इसको हम देंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 35 ज्यादा हो गया, 25 कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। और इसके अंदर आपको बस थोड़ा टाइम देना होता है। ये इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है। सेकंड सेक्शन जो होता है वो हमारा पाकिस्तान मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान मूवमेंट में क्या क्या आता है। पाकिस्तान मूवमेंट में 1906 से लेके 1947 तक हर टॉपिक आता है। 1906 से लेके 1947 तक हर टॉपिक आता है, जिसके अंदर हमारे पास कांग्रेस का रूल भी आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास हर चीज आ जाती है, एक एक चीज आ जाती है। क्रिप्स मिशन आ गया, मॉडल रिफॉर्म्स आ गया, मॉन्टेक चेल्सफोर्ड आ गया, हिंदू ब्रिटिश राइवलरी आ गया, फैनी पीरियड आ गया, सब कुछ आता है इसके अंदर। ये लेंदी ज्यादा होता है। ये क्या होता है, ये लेंदी ज्यादा होता है। लेकिन ये इतना ज्यादा इजी नहीं होता, ये मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर बेस करता है। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा अपना टाइम देना है, बाकी सब इजी है। ठीक है, टाइम देने से मेरा मुराद ये है, इसके पास पेपर ज्यादा से ज्यादा हमें करने हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हमारा तरीका ये होगा कि हम लोग हर टॉपिक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू मतलब हमने टॉपिक समझा, कर लिया, उसके बाद हमने एक 14 मार्क का क्वेश्चन उठाया, और उस 14 मार्कर से हमने पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारा वो हमने दोबारा से रिवाइज कर लिया। एक तरीके से हमने रिवीजन भी कर लिया, पास पेपर प्रैक्टिस भी कर ली, दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 3 है हमारा। उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है सर। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है, ठीक है, अच्छा इसको मैं सेट कर दूंगा बाद में। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है 1947 से लेके 1999 तक। इसके अंदर हमारे पास अर्ली प्रॉब्लम्स भी आएंगे, इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, उन सब चीजों को हमें देखना होगा, डिस्कस करना होगा, समझना होगा, और वो हम कर लेंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि हम लोग इसको देते हैं आखिरी के 2 महीने, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने। और ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि टीचर्स भी इसको एंड में कराते हैं, क्योंकि पहले जाहिर सी बात है सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 का फिर सेक्शन 3 होगा। जब सेक्शन 3 तक हम लोग पहुंचते हैं, जब हमारे ऑलरेडी 7-8 महीने निकल चुके होते हैं और हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ होता। इसमें हमें पास पेपर्स भी करने होते हैं, ज्योग्राफी भी कंप्लीट करना होता है, और इसमें फिर हम लोग ख्वार हो रहे होते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हम बहुत सारे टॉपिक स्किप करा रहे होते हैं अपनी क्लास के अंदर। ये हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। हम इसके ऊपर जल्दी आ जाएंगे, कम से कम इसको हम 3 महीने देंगे सेक्शन 3 को। ये मुश्किल होता है, इसके ऊपर हम लोग अपनी जो इंपॉर्टेंस रखेंगे वो ज्यादा रखेंगे। तकरीबन 30 से 35% इंपॉर्टेंस हम लोग उसको देंगे, 40% दे सकते हैं, इसके पास पर ज्यादा ज्यादा करेंगे। अच्छा, द रीजन बिहाइंड डूइंग दिस इज, देखो पिछले 4-5 साल से ऐसा हो रहा है कि कहा जाता है इस दफा सेक्शन 3 कंपलसरी आएगा, इस दफा आएगा, इस दफा आएगा, इस दफा आएगा, अभी तक नहीं आया। वी नेवर नो कि हमें कब सरप्राइज मिल जाए। ठीक है, सरप्राइज का हमें नहीं पता, कभी भी दे सकता है एग्जामिनर, वो एग्जामिनर है। हम लोग को बस जाके पेपर करना है, और उस वक्त ऑब्वियस सी बात है आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपका सवाल ही कंपलसरी में आ जाएगा तो आप क्या कर लोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये था हमारा हिस्ट्री। अब हम ज्योग्राफी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफी भी कैसे होता है, ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें आती हैं, और ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैंने नहीं किया, ये सिलेबस नहीं किया है।
सिलेबस ने शॉर्ट कर दिया इन टर्म्स कि ये 12 चैप्टर को जो है ना इसने 9 चैप्टर में बता दिया है, 8 या 9 चैप्टर में, क्योंकि इसने डबल डबल चैप्टर कर दिए हैं एक साथ। ठीक है। अब वो जो डबल डबल चैप्टर्स हैं वो कैसे इसने किए हैं, ये बात देखना जरा, मैं समझ आएगी। ठीक है। अब देखो, इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान ज्योग्राफी की बात करते हैं, द लैंड ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर टोपोग्राफी आ रहा है, इसमें क्लाइमेट भी आ रहा है। ये दो टॉपिक्स को इसने एक टॉपिक बताया है। फिर आगे नेचुरल रिसोर्स में पावर रिसोर्स भी आ रहा है, मिनरल रिसोर्स भी आ रहा है, नहीं पावर का अलग से, सॉरी। फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन है, जिसको हम अलग अलग पढ़ते हैं कभी कभी, पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, इसके अंदर है ना जो ज्यादातर बच्चे मुश्किल समझते हैं वो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पावर रिसोर्सेस एंड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी बहुत सारे टीचर स्किप करा के कहते हैं बेटा हम लोग इसको बाद में करेंगे, अभी हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, क्यों नहीं दे रहे उसका जवाब उनके पास खुद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पढ़ाना है ना इतना आसान नहीं है। वो पढ़ाना मुश्किल है, मुश्किल है ना सेंस कि उसमें आपको चीजें याद करानी होती है, और वो याद कराना बहुत मुश्किल काम होता है कि बच्चे याद कर पाए। लेकिन जिस तरीके से हम पढ़ेंगे, हमारे पास एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होगा, हम उसके थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ी सी हम बात करते हैं सिलेबस की, तो हमने बात कर दी सिलेबस कैसे होता है। सिलेबस के बाद हम बात करते हैं किस तरीके का पेपर आता है। ठीक है। पेपर वन, आप लोगों को पता है पेपर वन जो कि हमारा होता है हिस्ट्री का, कितने घंटे का होता है सर? सर 1 घंटे 30 मिनट का होता है। अच्छा, कोशिश ये करो कि जो जो मैं लिख रहा हूँ वो सब आप लिखते रहो। इससे फायदा ये होगा, इससे अभी से आपकी जो रूटीन है, जो आपकी जो टाइमिंग है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो अभी से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होता है ये टोटल। और इसमें टोटल आपके पास कितने सवाल आते हैं सर? सर इसमें आपको चार में से, अच्छा पहले एक कंपलसरी सवाल आएगा, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑलरेडी। कंपलसरी, कंपलसरी सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री तीनों में से आ सकता है। ज्यादातर जो आता है वो सेक्शन वन एंड टू से आ रहा है। सेक्शन थ्री अभी तक तो नहीं आया, लेकिन कब आ जाए वी नेवर नो। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड। बाकी के चार में से आपको करने होते हैं 2 सवालात, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इसके लिए एक चीज आपको मैं बता दूं, बच्चा देखता है कौन सा आसान, कौन सा आसान इन सेंस वो देखता है कि भाई पार्ट ए एंड पार्ट बी जिसका आसान है, पहला सवाल जिसका आसान है वही करने बैठ जाता है। ये गलती है, ये नहीं करना है आप लोगों को। आपने ये करना है कि देखना है जिसका 14 मार्क सबसे आपको आसान लगता है, जो आप आराम से कर सकते हैं, आपने वो वाला सवाल सॉल्व करना है। वो वाला सवाल इन टर्म्स ऑफ, सर आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसको कहते हैं डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। आपने देखा 4 सवालों में से एक सवाल वो ऐसा है जो 14 मार्क्स का मौजूद है, आपने बोला ये मैं आराम से कर लूंगी या कर लूंगा, आपको वही सवाल पिक करना है। हालांकि 4 मार्क्स का जो सवाल था वो पूछना बेटर क्लास से क्या है, और वो आपको नहीं पता थी। क्या आप 4 मार्क्स को इंपॉर्टेंस देंगे या 14 मार्क्स को? 14 मार्क्स को इंपॉर्टेंस देंगे। 4 मार्क्स में मार्क्स अर्न करना बहुत ईजी है। ठीक है। अभी मैं बताता हूँ मार्किंग क्राइटेरिया भी कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, मसला नहीं है। मार्किंग क्राइटेरिया पे बात कर लो थोड़ी सी। सर 4 मार्कर, 4 मार्कर्स में आपको क्या लिखना होता है? वन शॉर्ट पैराग्राफ। सर वन शॉर्ट पैराग्राफ का मतलब 4 पॉइंट्स नहीं होते। It could be five, it could be six, it could be anything. It cannot be just 4 points. टीचर्स आपको कहते हैं बेटा 4 पॉइंट्स लिखो, काम हो गया, नहीं होता। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको क्लियर कर लो अभी से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आपका जो सिलेबस कहता है वो ये कहता है कि वन शॉर्ट पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड। सिलेबस ये नहीं कहता कि 4 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है। अब आप इसका मैं आपको फायदा और नुकसान बताता हूँ। आपने 4 पॉइंट्स लिखे ये सोच के कि 4 पॉइंट 4 मार्क्स का सवाल है, मैं 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिख देता हूँ, काफी है मेरे लिए। उस चार में से आपने 2 पॉइंट गलत लिखे, आपको कितने मिलेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल इसको अपोजिट करो। आपने ये नहीं सोचा 4 पॉइंट है या 6 पॉइंट है, आपने सोचा 4 मार्क्स का आंसर है, आपने एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखा, आपने 6 पॉइंट या 7 पॉइंट लिख दिए। उसमें से आपके 3 पॉइंट्स गलत हो गए, फिर भी कितने सही है? 4 पॉइंट सही है। तो कौन सा ज्यादा बेहतर है, 4 पॉइंट्स लिखना या वन शॉर्ट पैराग्राफ लिखना? वन शॉर्ट पैराग्राफ इज बेटर। ठीक है। फिर आते हैं 7 मार्कर पे। सर 7 मार्कर में कैसे लिखना होता है सर? टीचर्स के हिसाब से 3 पैराग्राफ लिखने हैं आपको।
और उसमें आपको ये बताना है क्या है कैसे एक्स वाई जी। सर मैं ये कहता हूं 3 पैराग्राफ तो सिलेबस कहता ही नहीं लिखने को। सिलेबस कहता है एटलीस्ट 2 पैराग्राफ। कितने? एटलीस्ट 2 पैराग्राफ आर रिक्वायर्ड। अब वो ये नहीं कह रहा 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ 5, एटलीस्ट उसने बोल दिया। अब आप 5 लिखो 4 लिखो मर्जी आपकी, लेकिन लेकिन अब बात करते हैं इसमें लिखना क्या होता है। हमें असल में ये नहीं पता होता हमें लिखना क्या होता है, हमें ये पता होता है कि हमें लिखना है। ठीक है। 7 मार्क्स वाले सवाल में दो चीजें टेस्ट की जाती है, जिसको हम कहते हैं नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर आपसे चेक करता है आपको इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। ठीक है। आपको इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज पहले से मौजूद है। ठीक है, ये आपको चेक करना होता है। और एक और बात, इसके अंदर असल जो एग्जामिनर का टारगेट होता है वो चेक करना होता है कितना रेलेवेंट आप लिख सकते हो। रेलेवेंसी चेक होती है। मतलब मतलब आपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में पॉइंट्स लिख दिए, काफी सारे लिख दिए, बेहतरीन लिख दिया आपने, डिस्टिंक्शन वाला आंसर लिख दिया, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं थे उस टॉपिक के हिसाब से जो आप टॉपिक कर रहे थे। उसके हिसाब से वो बकवास तरीन टॉपिक्स थे। फायदा? कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। आपको मार्क्स यहाँ पे गेन नहीं, लूज तो अगर होते नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, बट आपको यहाँ पे मार्क्स वो देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? भाई उसकी जो रिक्वायरमेंट थी आप उस रिक्वायरमेंट से चलो, वो आपको मार्क्स देगा। क्यों नहीं देगा? रिक्वायरमेंट क्या? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग विद रेलेवेंसी। रेलेवेंट रहना है। ये बात मैं आपको बार बार बताता रहूंगा जब हम पास पेपर कर रहे होंगे टॉपिक के साथ साथ। एंड में पास पेपर करना नुकसान है, हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है। फिर आ जाओ 14 मार्क्स पे। 14 मार्कर्स के लिए आपको कितना लिखना होता है? अप्रोक्स 2 पेजेस। सर ये आप क्या कह रहे हैं 2 पेजेस? सर मैं नहीं कह रहा, एग्जामिनर कहते हैं सीआई का जो सिलेबस है उसके अंदर ये मेंशन है। मैं आपको पेज नंबर तक बता देता हूँ। पेज नंबर है 9। उसमें ये लिखा हुआ है 14 मार्क में लिखा हुआ है इन कंटिन्यूस प्रॉज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस ऑफ राइटिंग नॉट इन नोट फॉर्म। इसके अंदर एग्जामिनर चेक क्या करना चाह रहा हूँ? देखो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग 7 मार्क्स में चेक हो रही है। ठीक है। इसके अंदर एग्जामिनर आपके एनालिटिक्स एंड इवेल्युएशन एबिलिटी चेक करना चाह रहा होता है। 14 मार्कर के अंदर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग तो वो ऑलरेडी चेक कर रहा ही है फर्स्ट 2 पैराग्राफ में, लेकिन वो साथ साथ आपकी एबिलिटी टू एनालाइज एंड टू इवेल्युएट चेक करता है। सर इवेल्युएट कैसे होता है? सर ये जो आप बताते हो कि इन कंक्लूजन, इन माय ओपिनियन, इन कंक्लूडिंगली आई वुड से दिस वाज द मेन रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। ये कंक्लूजन नहीं है, ये वैल्यूएशन है एक तरीके से। इवेल्युएशन जो होती है वो एनालिसिस पे बेस करती है। आपने जो एनालिसिस पेश किए हैं, आपने बताया इस तरीके से ये होगा, फिर इस तरीके से ये होगा, इसकी वजह से ये हुआ, तो इसकी वजह से ये हुआ, इसी वजह से हम इसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं करना कि आपने पूरा लिखा इसकी वजह से ये हुआ ये हुआ ये हुआ और कंक्लूजन आपने कुछ और दे दिया। एग्जाम्पल, आपके आंसर राइटिंग के अंदर पूरा पूरा साफ साफ लग रहा है एनालिसिस जो आपने किए हैं कि डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर जो हुआ था वो हुआ था लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप कंक्लूजन में दे रहे हो कि ब्रिटिश के एक्सपेंशन की वजह से डाउनफॉल हुआ। आपने यहाँ पे अपने 6 से 7 मार्क्स गवा दिए, पता है? एक दो नहीं, 6 से 7 मार्क्स गवा दिए। आपने एनालिसिस कुछ किया, कंक्लूजन कुछ दिया। कंक्लूजन 1 मार्क का होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो पूरा लिंक करना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछो, मैं 1 मिनट के लिए मीटिंग पॉज कर रहा हूँ। अच्छा ये हमने हिस्ट्री कर लिया, अब हम ज्योग्राफी को देखते हैं थोड़ा सा। ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें जो हमें करनी चाहिए, क्या हमने नहीं की अभी तक। सर ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो ये होता है पेपर 2। ये कितने घंटे का होता है सर? ये भी 1 घंटे 30 मिनट का होता है। सर इसमें कितने सवाल आते हैं? सर इसमें 5 सवाल आते हैं। कितने करने होते हैं? सर इसमें 3 सवाल आपने करने होते हैं। लिख लेते हैं।
1 घंटा 30 मिनट का पेपर है। 5 ऑफ 3 आपने करने हैं। सर इसके अंदर है ना, ज्योग्राफी के अंदर एक चीज गौर से सुनना मेरी। सर ज्योग्राफी के अंदर एक चीज ये होती है कि वो जो आपको एक सवाल दे रहा है वो एक चैप्टर से नहीं दे रहा, वो लिंक करके दे रहा है। अब वो लिंक कैसे करेगा? वो 2 3 चैप्टर्स को एक साथ लिंक कर सकता है। सर वो कौन सा चैप्टर है जो हर चैप्टर से लिंक होता है? कौन सा चैप्टर है? टोपोग्राफी, जिसको आप टोपोग्राफी भी कहते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं। सर टोपोग्राफी में हर चैप्टर लिंक हो रहा है। पॉपुलेशन भी लिंक हो रहा है, मैं बताऊंगा कैसे। क्लाइमेट भी लिंक हो रहा है, मैं बताऊंगा कैसे। ट्रांसपोर्ट भी लिंक हो रहा है, मैं बताऊंगा कैसे। वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, हर चीज उससे लिंक हो रही है। और वही चैप्टर हम लोग सबसे एंड में करते हैं या उसको हम छोड़ देते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर टोपोग्राफी अच्छे तरीके से कर लिया ना, आपने अपना आधा सिलेबस कर लिया। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। टोपोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। ठीक है। अच्छा, इसमें आते हैं आपके पास एक सवाल में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई तक भी जा सकता है। ठीक है। सब पार्ट्स भी होते हैं, चलो डी तक ही जाने दो उसको। इसके सब पार्ट भी होते हैं, जैसे ए का 1, ए का 2, ऐसे भी होते हैं। सर इसके अंदर आपको क्या देखना होता है? देखो इसके अंदर जो है ना, आपको इंटरप्रेट और एनालिसिस करने आने चाहिए। किसके थ्रू? सर या तो आपको स्टेटमेंट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, मैप के थ्रू, फोटोग्राफ्स के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू, रिटन मटेरियल के थ्रू, इन सब के थ्रू आपको एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना है। कैसे करते हैं सर? सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। सर पार्ट डी एक स्पेशल क्वेश्चन होता है जो एनालिसिस पे बेस करता है, 6 मार्क का होता है, करना भी होता है। सर ये टोटल 75 मार्क्स का है, पहले वाला भी 75 मार्क्स का था। टोटल मिला जुला के जो इसके मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं पीएसटी पेपर के, पाकिस्तान स्टडीज, टोटल मार्क्स होते हैं इसके 150। कितने होते हैं सर? सर 150 मार्क्स होते हैं। सर इसके अंदर कोई टिप्स आप जो देना चाहें? यस सर, बिल्कुल मैं देना चाहूंगा। सर कभी भी लेट नहीं करना। मतलब सर टाइम आ गया है अभी से पढ़ने का, अभी से पढ़ना शुरू करो, एंड में ख्वार हो रहे होंगे। मैथ सर हार्डेस्ट नहीं, सर मैथ्स हार्डेस्ट नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा आप बोलोगे यार 4 मार्क्स क्यों आ रहे हैं। लाइक एक ग्राफ बना हुआ होगा, मैं आपको अभी एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ठीक है। मैथ्स और ग्राफ्स के एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा बड़ी भी नहीं दूंगा, एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा मैं। वेयर इज माय पेन? ओवर हियर इट इज। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया। अब इसको मिटाऊंगा, ऐसे गलत बन गया, मिट गया। मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। मैंने एक ग्राफ बनाया और ये ग्राफ समझो एक तरीके से कोई भी एक्स वाई जी ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें मैं टेढ़ा मेढ़ा कुछ बनाऊंगा। ये मैंने बना दिया। ये क्या है? ये ग्राफ है, नॉर्मल ग्राफ है। ये ग्राफ है 4 मार्क का। अब आपने इसमें 4 मार्क्स लेने हैं, इसको डिस्क्राइब करना है। आई वुड आस्क यू गाइस, आप क्या करेंगे? बताओ। आप इस सवाल को देख के अगर आपके पास ये ग्राफ आ जाता है, इस तरीके का ग्राफ आ जाता है, आप क्या करेंगे? व्हाट वुड यू डू? मुझसे पूछ रहे हैं जी जी। स्टैटिक्स है क्या ये किसी भी कंट्री में? ये एक तरीके से समझो, आम, ये एक तरीके से मिनरल की वो है, क्या कहते हैं, आउटकम है। एक तरीके से एक मिनरल, एक कंट्री है, वो मिनरल एक्सट्रैक्शन करती है। अब ये नीचे एयर्स गिवन है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये एयर्स गिवन है। और ये एक्सट्रैक्शन कितनी हुई है ये गिवन है इन केजीज। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत लेम एग्जाम्पल है, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है।
तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? कोई आइडिया? कुछ भी, लेमेस्ट आइडिया, 4 मार्क का है। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा ना, अगर क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि कौन से साल में कितनी एक्सट्रैक्शन हुई, उस हिसाब से मैं आंसर दूंगी। वो आपको कह रहा है एनालाइज करो इसको अब। अच्छा, एनालाइज करूं? हम्म। तो एक्सट्रैक्शन काफी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है ठीक है, इन अब मेरी इंसानों बात। की? ठीक है, अब मैं बताता हूँ। सर कैन देखो। आई आंसर? जी जी बोलो। सर इसमें हम ये लिख सकते हैं ना कि ईयर्स के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि इस ईयर में ज्यादा हो रही है तो इसमें कम हो रही है, लाइक एग्जैक्टली, वेरी करिए फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये फ्री के मार्क्स होते हैं ये वाले, जो यही मैं बताने चाह रहा था। आप कुछ नहीं करो, आपको 3 मार्क्स उठाने हैं। 3 मार्क्स। हाईएस्ट पीक देखो। लेट मी चेंज द कलर। हाईएस्ट पीक देखो कौन सी है। लोएस्ट पीक देखो कौन सी है। राइजिंग कहाँ हुआ है शार्प। डिक्लाइन कहाँ हुआ है शार्प। फिर इसकी रेंज देखो वेरी कर रही है बार बार। दोबारा से ये ऊपर उठा है, कोई वजह होगी। ये आपके आराम से 4-5 मार्क्स उठा के दे देगा जितने मार्क्स के। हाईएस्ट पीक, लोएस्ट पीक, कहाँ पे राइजिंग है कहाँ पे डिक्लाइनिंग है, ये चीज आप दिमाग में डालो। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मार्किंग स्कीम बताती है यार। ये मार्किंग स्कीम कहती है कि ये बता दो, आपको 1-1 मार्क्स मिलता रहेगा। इजी। इस तरीके से हमने मैप भी करने होते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल। मैप में बताता है, वो एक मैप दिया उसने एग्जाम्पल के तौर पे, मैं बताता हूँ। ठीक है, आज एक ये मैप है, समझो ये पाकिस्तान का मैप है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैप है। अब उसने हमें पॉइंट्स दे दिए बहुत सारे, उसने बोला यहाँ पे जो है मिनरल एक्सट्रैक्शन ज्यादा है या कम है, जो भी इसने बता दिया। ठीक है, इसने ऐसे स्कैटर्ड बना के दे दिया हमें। मैं भी ऐसे ही लेम बहुत रफली बना रहा हूँ, ठीक है। ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है, ये पंजाब है, और ये केपी के है। ठीक है। इसमें आपको पूरा एनालाइज करो क्या करना है। सीधे सीधे 4 मार्क्स उठाने हैं। बोलो पंजाब में सबसे ज्यादा मिनरल एक्सट्रैक्शन होती है। सिंध के मिडिल पार्ट या लोअर पार्ट जो भी यहाँ पे भी गिवन हो, वहां पे मिनरल एक्सट्रैक्शन ज्यादा है। बलूचिस्तान में डिस्पर्स करता है, कहीं पे हो रही है कहीं पे नहीं हो रही, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मिनरल एक्सट्रैक्शन होती है। केपीके में ना होने के बराबर है। 4 पॉइंट हो गए, 4 मार्क्स हो गए। 4 मार्क्स हो गए। ऐसे उठाने होते हैं मार्क्स, ठीक है। ये मुश्किल नहीं होता, ये इजी होता है। आपने बस अपना दिमाग एक दफा बिठाना है और सोचना है कि यार करना है क्या है। आपको असल में पता है क्या? असल में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं पूरा साल रट रहे होते हैं। रट्टाफिकेशन कर रहे होते हैं कि ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। ऐसा करेंगे ही नहीं हम पढ़ेंगे फॉर्मेट के थ्रू, हर चीज फॉर्मेट के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे फ्लो चार्ट होती है एक, वैसे फ्लो चार्ट में क्या होता है, अगर ये हो रहा है तो ये हो रहा है, अगर ये नहीं हो रहा तो ये होगा, अगर ये भी नहीं हो रहा तो ये होगा, ये नहीं हो रहा तो ये होगा, ये नहीं हो रहा तो ये होगा। ऐसे ही होता है। हम ऐसे ही पढ़ेंगे। इसका फायदा इसका फायदा ये होगा कि जब हमारे सामने कोई सवाल आएगा तो हमारे दिमाग में वो फॉर्मेट याद आएगा कि सर ने बताया था कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। इससे हमारी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। एग्जाम्पल, आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं भाई। मैं ये कहता हूं कि एक माउंटेन है। ठीक है, मैं आपको एक माउंटेन बता रहा हूं, ये मैप है। ये माउंटेन है, ये वाली रेंज है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बहुत, एक टॉपिक समझने के लिए, ठीक है। मैं ये कहता हूं ये जो रेंज है इसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ। कैसे बताओगे, क्या बताओगे? कुछ पता है इसके बारे में? सर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये कौन से एरिया में लोकेटेड है। मेरे फ्लो चार्ट के हिसाब से सबसे पहले लोकेशन आती है। वो मैं बाद में, हम अगली क्लास में करेंगे जब जो ज्योग्राफी कर रहे होंगे, पहली क्लास में फॉर्मेट सीखेंगे। उसमें सबसे पहले आती है लोकेशन। सर इसकी लोकेशन क्या है? नॉर्दर्न पाकिस्तान, बॉर्डरिंग चाइना। सर कौन से पहाड़ होंगे ये? किसी को पता है तो बताओ। मुझे तो नहीं पता। नॉर्दर्न माउंटेन्स है, नॉर्दर्न माउंटेन में 3 आती हैं, राइट। हिमालयाज आते हैं, हिंदू कुश आते हैं, और कराकोरम आते हैं। ये कौन से होंगे? नहीं आएगा अभी दिमाग में, कोई बात नहीं। लेकिन हम इसको जब हम पढ़ रहे होंगे ना, जब हम एक दफा आपको बता दूंगा कि एक जो रेंज है वो बॉर्डर कर रही है अफगानिस्तान के साथ, एक रेंज बॉर्डर कर रही है चाइना के साथ, तीसरी रेंज इधर बीच में समझो। ठीक है। हमने ये वाली लोकेशन देखी, हमने पहला पॉइंट लिख दिया बॉर्डरिंग चाइना।
ठीक है। लोकेशन के बाद जो दूसरी चीज आती है वो होती है उसकी अपीयरेंस। अपीयरेंस सर क्या होती है? सर कैसा दिखता है। मेरा आप दोनों से सवाल है, आप जहां पे भी बैठे हो उसके नीचे एक जमीन है, उस जमीन को एक सेकंड के लिए देखो। या तो टाइल्स होंगे या रगेड लैंडस्केप, तो नहीं, रगेड लैंडस्केप तो नहीं हो सकता। फ्लैट सरफेस होगा, या तो टाइल्स होंगे या टाइल्स नहीं होंगे। व्हाइट कलर होगा या एक्सवाइजी जैसा भी है, सिल्पी होगा, ऐसा ही है। ये उसकी अपीयरेंस होती है। पहाड़ों की अपीयरेंस में 3 पॉइंट्स याद रखना: स्नो कैप पीक्स, टावरिंग वैलीज, टावरिंग माउंटेन्स विद शार्प वैलीज। नंबर 3, क्या क्या बोला मैंने? स्नो कैप पीक्स, टावरिंग माउंटेन्स विद शार्प वैलीज, और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि रगेड लैंडस्केप। रगेड होता है। ये 3 पॉइंट्स हर पहाड़ में चलेंगे। सर ठीक है, लोकेशन के बाद अपीयरेंस देख ली, फिर हम इसकी जाएंगे एवरेज हाइट क्या होती है इसकी। सर 3,000, एक की 6,000 है, एक की 5,000 है, एक की 4,000 है। ठीक है, लाइन तो चलेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, डिटेल में नहीं बता रहा। ठीक है, एक्सेप्टेबल, समझ गया। फिर क्या करेंगे अगर सर इसके बाद हम बताएंगे इसकी हाईएस्ट पीक। जो जो मैप में मैंने अभी यहां पे आपको बताई है इधर, ये है हमारे पास K2, इसकी हाईएस्ट पीक 8612 मीटर्स अकॉर्डिंग टू मी, इतना मुझे याद है, किलोमीटर या मीटर्स। ठीक है, हाईएस्ट पीक बता दी, नाम बता दिया। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद बताएंगे यहाँ पे ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं, इसका ड्रेनेज सिस्टम बताएंगे। पानी आता कहाँ से, सीजनल रिवर है या परमानेंट रिवर है? कौन सा रिवर होगा यहाँ पे? सीजनल रिवर होगा। क्यों सीजनल होगा? क्योंकि सर ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स पिघलेंगे लेंगे तो पानी बहेगा, रिवर बनेगा। ठीक है सर, ये भी बता दिया। उसके बाद क्या बताएंगे? उसके बाद हम देखेंगे क्या यहाँ पे कोई वैली है। वैली भी नहीं है तो क्या यहाँ पे कोई टनल है? टनल भी नहीं है तो क्या है यहाँ पे, और कुछ बचा है? नहीं बचा। तो उसके बाद लोग यहाँ कैसे रहते हैं? सर यहाँ पे लोग ट्रांसह्यूमेंस करते हैं, लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी करते हैं, मिनरल भी है, एग्रीकल्चर ग्रोथ भी है। सर सारे देखो, अब मेरी बात गौर से सुनना। पहले जब मैंने इससे पहले बात की, लोकेशन टोपोग्राफी आ गया। फिर मतलब स्नो कैप पीक्स, लोग यहाँ मुश्किल से रहते हैं, स्नो कैप पीक से ठंड बहुत होती होगी, क्लाइमेट भी आ गया। सर उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे मूवमेंट होती है, ट्रांसह्यूमंस वगैरह। सर यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होती है, पॉपुलेशन वाला टॉपिक भी आ गया। सर यहाँ पे मिनरल एक्सट्रैक्शन होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे फार्मिंग जरूर होती है, एग्रीकल्चर आ गया। कितने सारे चैप्टर्स ये लिंक कर रहा है एक साथ। सर यहाँ पे रिवर्स हैं, वाटर रिसोर्स आ गया। टोपोग्राफी बहुत सारे चैप्टर्स को लिंक करता है। टोपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़ना मत। ये छोड़ोगे नुकसान में जाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। ये छोड़ा, आप फंस गए। क्यों फंस गए? सर अच्छा ग्रेड चाहिए, अच्छे से अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। अच्छा, इसका वेटेज कितना होता है? वेटेज 50-50 होता है एक तरीके से। वेटेज भी छोड़ दो, सिलेबस कंटेंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में। ज्योग्राफी का भी देख लेंगे, हिस्ट्री का भी देखेंगे, और क्या रह गया? अच्छा एक और बात, ये जो कंपलसरी आता है हिस्ट्री में, क्या ये मुश्किल होता है? सर ये बहुत आसान होता है। इसमें भी मैं आपको जैसे मैप में 4 मार्क्स उठाना सिखाया ना अभी, वैसे आपको मैं उसमें भी सिखा दूंगा कैसे होता है। इजली, मतलब कोई मुश्किल ही नहीं है। अच्छा कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए: एनोटेट, एक्सेस, कैलकुलेट, कंपेयर, कंट्रास्ट, डिफाइन, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्राइब द पैटर्न। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ड्रॉ, एक्सप्लेन, अकाउंट फॉर, गिव द एग्जांपल, गिव द रीजन फॉर, इवेल्युएट, गिव योर रीजन फॉर, कमेंट ऑन, हाउ। ये सवालात होते हैं। इन सवालों के जवाब हर कोई समझता है एक जैसे से दिया जाएगा? नहीं, अलग अलग तरीके से जवाब दिया जाता है। सर एक सेकेंड वेट करना। ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है इसका हम समझते हैं कि सर एक ही तरीके से आंसर दिया जाएगा इसका। नहीं सर, इसका एक तरीके से आंसर नहीं दिया जाता। अगर वो आइडेंटिफाई बोल रहा है तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का आंसर लिखना है।
अगर आपको कह रहा है लिस्ट, आपने सिर्फ एक वर्ड का आइडेंटिफाई करके नाम लिखना है। वो कह रहा है लोकेट, एक वर्ड लिखना है। नेम, एक वर्ड लिखना है। प्रिडिक्ट अगर बोल दे तो अपनी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल करनी होती है। रेफर टू बोल दे तो आपने कोई एक पॉइंट जो आपको गिवन है ग्राफ में, मैप में, उसको उठा के उसके थ्रू बताना है कि यार इसकी वजह से ये हो सकता है। स्टेट बोल दे, एक वर्ड। स्टडी है तो लुक केयरफुली एट द फिगर और उसके हिसाब से बताओ क्वेश्चन क्या है, उसका जवाब दो। सजेस्ट, अपने खुद के आइडियाज प्रोवाइड करो। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम 5 पेपर कर रहे हो तो होंगे इंशाल्लाह ताला, जब हम लोग इसको सही तरीके से गो थ्रू भी करेंगे। टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, यूज द इंफॉर्मेशन और विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट, ये व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट डिफरेंशिएट या व्हाट डिफरेंसेस आर, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना होता है इसके अंदर। वेयर स्टेट करना होता है इसके अंदर। वाई, इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करने होते हैं कॉजेस। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और ये मैं नहीं बताता हूँ, ये सब चीजें सिलेबस बताती है। आप लोगों का सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क है, वो पता है क्या है? आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा सिलेबस का। आपने कुछ नहीं करना है, आपने वो सिलेबस ओपन करना है, एक दफा उस सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करनी है। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है? सिर्फ उसको रीड करना है। आधी से ज्यादा चीजें आपको खुद क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। उसमें आपको समझ आ जाएगा आंसर राइटिंग कैसे करनी है। उसमें आपको समझ आ जाएगा कौन से टॉपिक की कितनी वर्थ है। ये सब चीजें आपको वहां समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम लोग हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री के सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस हमने 2 दफा कंप्लीट करना है, तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम दिसंबर तक सिलेबस कर लें पूरा। ये तो अभी एक क्लास रख रहा हूं मैं, अभी। हाँ, आई विल गिव यू द चांस, वेट। अभी हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि दिसंबर तक हम लोग एक दफा सिलेबस पूरा कर लें, कंप्लीट सिलेबस कर लें। उसके बाद हम लोग दोबारा से सिलेबस को ओवर थ्रू करेंगे जनवरी से एक दफा फिर। 2 दफा सिलेबस कंप्लीट कराने का फायदा ये होगा, जब आप 2 दफा सिलेबस करोगे तो एक दफा में जो समझ नहीं आया वो आप दूसरी दफा में कंप्लीट करोगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हाफिज।